क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं में पहला टॉपिक लेते हैं द्रव्य की प्रकृति, अर्थात द्रव्य किसे कहते हैं। कोई भी पदार्थ जो स्थान घेरता हो, जिनमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाता है। द्रव्य का अर्थ होता है पदार्थ। हमारे आसपास की सभी वस्तुएं द्रव्य होती हैं, यह किसी न किसी पदार्थों के द्वारा बनी होती हैं, जैसे पुस्तक, कलम, पेंसिल, जल और जीव जंतु सभी द्रव्य हैं। अब ध्यान देते हैं, अब देखते हैं द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। मूल रूप से 3 होती हैं, परंतु 2 और हैं। एक है प्लाज्मा स्टेट और दूसरा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये 5 अवस्थाएं होती हैं जिनमें हमें 3 के विषय में महत्वपूर्ण पढ़ना है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस का आकार निश्चित होता है, ठीक है, निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है, गैस का भी निश्चित नहीं होता है। बात करते हैं आयतन की। ठोस का आयतन निश्चित होता है, द्रव का भी आयतन निश्चित होता है, परंतु गैस का आयतन निश्चित नहीं होता है। अब बात करते हैं आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता, आघातवर्धनीयता का मतलब होता है पीटने व फैलाव। ठोस को जो हम पीटते हैं तो यह फैलता है। द्रव, इसमें आघातवर्धनीयता नहीं होता है, तो बिल्कुल टूट जाता है, ठीक है, इसमें आघातवर्धनीयता नहीं पाया जाता है। और यहाँ गैसों में भी आघातवर्धनीयता नहीं पाई जाती है। आघातवर्धनीयता का मतलब होता है पीटने पर प्लेट की तरफ चौड़ा हो जाना चाहिए। आगे आता है तन्यता। ठोस में तन्यता का गुण पाया जाता है। जैसे अगर कोई मेटल है, इसको हम अगर खींचेंगे तो यह तन्यता का गुण इसमें पाया जाता है, अर्थात खींचने पर, जैसे कि 1 ग्राम हम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। द्रव में तन्यता गुणधर्म नहीं पाया जाता है, अर्थात इसको हम जब खींचेंगे तो टूट जाता है। गैस में तो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मूल जो है, ये आपको बताया गया है कि मूल अंतर ये होते हैं। तो यहाँ पर इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं, तो ठोस जो होता है ना, इनके अंदर जो परमाणुविक संरचना होती है वो कम्पैक्ट होती है, बिल्कुल सटे होते हैं। परमाणु इसमें जो है बिल्कुल सटे होते हैं, इसमें किसी प्रकार की भी गैपिंग नहीं पाई जाती है, यानी कि परमाणुविक अंतराल नहीं पाया जाता है। कुछ ऐसी संरचना होती है ठोसों में। द्रव के लिए संरचना थोड़ी सी एटम के बीच में दूरियां बढ़ जाती हैं, जिसमें कि कुछ ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। इसीलिए इसमें फ्लूइड की अवस्था पाई जाती है या बहने की प्रवृत्ति होती है। गैसों में कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा, इसमें एटम्स बिल्कुल दूर दूर रहेंगे। यह है द्रव के एटम्स की संरचनाएँ। अब समझते हैं कि अगर ठोस है तो ठोसों को अगर हम गर्म करते हैं, ठोस को अगर हम गर्म करें तो यह द्रव बनेगा। द्रव को अगर हम गर्म करें तो यह गैस को प्राप्त होगा, यानी गैस बन जाएगा। जब गैसों को हम ठंडा करें, ठीक है, गैसों को जब हम ठंडा करेंगे तो वह द्रव बनेगा, और द्रव को जब ठंडा करेंगे तो वह ठोस बनेगा। कुछ ऐसी प्रकृति देखने को मिलती है, अर्थात उत्क्रमणीय प्रकृति यहाँ पर है। तो पूछा जाता है कि वह कौन सा द्रव्य है जो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है, तो आपके सामने केवल एक एग्जाम्पल आता है, पानी। जल ही एक ऐसा पदार्थ है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस के रूप में बर्फ, द्रव की अवस्था में वो खुद ही पाया जाता है, और गैस के रूप में जलवाष्प पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका
ठीक है, आगे देखते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। टॉपिक नंबर है 1.2.2 द्रव्य का वर्गीकरण। तो द्रव्य के वर्गीकरण में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी देखा है, जैसे 9th में 10th में, परंतु खासतौर पर 9th क्लास में आप लोगों ने इसको विशेष तरह से पढ़ा है। तो देखते हैं कि द्रव्य जो होता है, द्रव्य या पदार्थ यह दो अवस्थाओं में पाया जाता है। पहला है शुद्ध पदार्थ, यानी कि आप लिखेंगे शुद्ध, और दूसरा है अशुद्ध, या फिर इसको आप लोग लिख सकते हैं मिक्सचर, यानी मिश्रण। तो पहला है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ को हम यहाँ पर दो कैटेगरी में बांटेंगे। एक आता है तत्व और दूसरा है यौगिक। पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। और मिश्रण भी यहाँ पर दो कैटेगरी में बटेगा। पहला है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। पहला समांगी और दूसरा है विषमांगी। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, यहाँ पर एलिमेंट और कंपाउंड। यहाँ पे जो तत्व है, तत्वों में भी आपको तीन कैटेगरी देखने को मिलेंगी। पहला है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा है उपधातु। तो यहाँ पर तत्व तीन टाइप में हो गए, धातु, अधातु और उपधातु। तो अब बात करते हैं कि द्रव्य के विषय में आप जान गए, यानी कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, जिनमें द्रव्यमान होता है, द्रव्य कहलाता है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं दिख रही हैं सभी कुछ न कुछ द्रव्य ही है। तो शुद्ध पदार्थ, इनका जो रासायनिक संगठन होता है यह केवल एक तत्व से होता है, या फिर यौगिक को अगर हम ले रहे हैं तो समांगी प्रकार के तत्वों से मिलकर ही शुद्ध पदार्थ का निर्माण होता है। अर्थात निश्चित, यहाँ पर निश्चित अनुपात में मिलने पर यौगिक बनता है। अर्थात दो समांगी मिश्रण या फिर दो तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलने पर शुद्ध पदार्थ का निर्माण करते हैं। मिश्रण में अनुपात आपको कोई मायने नहीं रखता है, आप किसी भी अनुपात में मिश्रण को मिला सकते हैं। समांगी मिश्रण में जब दो ऐसे पदार्थ जिनको मिलाने पर उनका रासायनिक संगठन पहचान में न आए, अर्थात पूरी तरह घुल जाएं, तो उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। यहाँ विषमांगी मिश्रण में कोई भी किसी भी अनुपात में मिला देने पर, परंतु वह पूरी तरह से न घुले, वहाँ पर विषमांगी मिश्रण होता है। यहाँ पे तत्वों की बात करते हैं। अभी तक जो है 118 तत्व ढूंढे गए हैं, 118 तत्व। अब इन 118 तत्वों में यहाँ पे धातु, अधातु और उपधातुओं में बांटा गया है। धातुओं में जैसे कि सोडियम, फेरस, इसको आयरन कहते हैं, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम आदि जो है धातुएं हैं, कॉपर, पारा इत्यादि। उपधातुओं में ऐसे भी आते हैं, यहाँ पर अधातु हैं। अधातु में जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, आयोडीन, क्लोरीन, हीलियम, क्रिप्टन, आर्गन, नियान, ये सभी क्या है, अधातुएं हैं, एक गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, खासतौर पर ज़्यादा से ज़्यादा। उपधातु, उपधातु में ऐसे धातुएं आती हैं, उपधातुएं आती हैं जिनमें अधात्विक गुण और धात्विक गुण दोनों पाए जाते हैं। जैसे सिलिकॉन, सिलिकॉन में धात्विक और अधात्विक दोनों पाए जाते हैं। जर्मेनियम और एंटीमनी, तीसरा क्या है, एंटीमनी। यहाँ पर उपधातुओं में धात्विक और अधात्विक गुणधर्म दोनों पाए जाते हैं, तो यहाँ पर उनको उपधातु कहा जाता है। ठीक है, यौगिक समझते हैं क्या होता है। यौगिक में किन्हीं दो
तत्वों के मिलने से, एक निश्चित अनुपात में मिलने से यौगिक का निर्माण होता है। जैसे H2O जल, C6H12O6 ग्लूकोज, C12H22O11 ये हो गया आपका चीनी या शुगर। और एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, ये सभी क्या हैं? ये सभी जो हैं एक यौगिक हैं, CH3COOH, ये सभी जो है एक निश्चित अनुपात में मिलाए गए हैं। अब यहाँ समांगी मिश्रण में देखते हैं, जैसे आप चीनी और पानी को मिला दें, चीनी प्लस पानी, तो एक समांगी मिश्रण मिलेगा। अब इसमें से आप पानी से चीनी आसानी से नहीं निकाल सकते। आप नमक और पानी का मिक्सचर ले लें, यहाँ पर भी आपको समांगी मिश्रण देखने को मिलेगा। ठीक है, आप पानी में रंग मिला दीजिए, पानी प्लस रंग, तो यहाँ पर समांगी मिश्रण। अर्थात जब दोनों को मिलाया जाए तो इनमें जो है किसी भी दूसरे तत्व को निकालना कठिन हो जाए, वो समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, जैसे कि अगर रंग में आप पानी मिला दिए, पानी में रंग मिला दिए हैं, तो यहाँ से रंग पानी को पृथक करना जो है बिल्कुल दुभर जाएगा और आपको केवल रंग ही दिखेगा। विषमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिनका रासायनिक संगठन भिन्न भिन्न होता है। जैसे आप लोहे में आप बालू मिला दीजिए, ठीक है, जैसे आप चावल में कंकड़ मिला दीजिए, कंकड़, या फिर आप पानी में बालू मिला दीजिए। ये सभी जो मिक्सचर हैं विषमांगी हैं, इनको हम आसानी से पृथक कर सकते हैं और इनको बाहर निकाल सकते हैं। पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जब किसी पदार्थ के भौतिक परिवर्तन जैसे आकृति, आकार, संरचना, आयतन में परिवर्तन के साथ साथ उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन न हो, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अर्थात यहाँ पर भौतिक परिवर्तन में केवल रंग, रूप, आकार, संरचना बदल सकता है, परंतु उसके विशेष जो रासायनिक गुणधर्म है वो नहीं बदलेंगे। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें रंग, रूप, आकार, संरचना के साथ साथ इसके रासायनिक गुणधर्म में परिवर्तन होता है। अर्थात एक नया पदार्थ बनता है, एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं कि भौतिक परिवर्तन के उदाहरण क्या हैं। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हो सकते हैं जैसे बर्फ़ का गलना, बर्फ़ का गलना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, आगे है पानी का जमना, पानी का जमना, यह भी क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। आगे है लोहे को पीटकर बर्तन बनाना। अगर लोहे को पीट के एक बर्तन बना दे रहे हैं तो यह भी एक भौतिक परिवर्तन ही होगा। अब देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में कैसा नया पदार्थ बनता है। जैसे किण्वन, किण्वन के माध्यम से शराब बनाई जाती है और इससे जो है ब्रेड भी बनाया जाता है, जो एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। रोटी का बनना, रोटी का बनना, यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। आगे है श्वास का लेना, श्वास का लेना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि हम नाक से ऑक्सीजन लेते हैं परंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसका रासायनिक संगठन बदल गया है। ठीक है, ये सभी जो है रासायनिक परिवर्तन हो गए। इधर जो है भौतिक परिवर्तन। पहला परिवर्तन है भौतिक परिवर्तन, दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, तीसरा है नाभिकीय परिवर्तन। नाभिकीय परिवर्तन, नाभिकीय परिवर्तन में एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग रेडियम का। रेडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 88 होता है और परमाणु भार जो होता है 226 होता है। जब रेडियम से एक अल्फा कण निकलता है, एक अल्फा कण यानी कि हीलियम का एक परमाणु जब निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक से 2 की कमी और परमाणु भार से 4 की कमी हो जाता है। अर्थात रेडियम कन्वर्ट हो जाता है रेडान में और इसका परमाणु क्रमांक 86 हो जाता है और परमाणु जो भार होता है 222 हो जाता है।
तो यहाँ पर एक परिवर्तन हुआ है जिसे नाभिकीय परिवर्तन कहेंगे, क्योंकि रेडियम कन्वर्ट हो गया है रेडान में, तत्व में ही परिवर्तन हो गया है, इसे हम नाभिकीय परिवर्तन के अंतर्गत जानते हैं। धन्यवाद।